नमस्कार, मैं एनके सिंह। दोस्तों, हरियाणा में चुनाव है और इस सरकार ने नई-नई खबरें ये बताने के लिए कि अब हरियाणा तो विकास के शिखर पे पहुँच गया है। हरियाणा तो सब कुछ बदल दिया है भाजपा के शासन में और ये अक्सर करती है। जब आम चुनाव आते हैं तो राष्ट्रीय फिगर्स आते हैं और अब आप ज़रा देखिए कि पीएलएफएस की रिपोर्ट आई है। इसको कहते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। 2 दिन से अखबारों ने जिस तरह चीखना-चिल्लाना शुरू किया है कि साहब बिल्कुल हरियाणा बदल गया और जितने भी इस तरह के भाजपा शासित राज्य हैं, सब में तो बिल्कुल बेरोजगारी तो खत्म हो गई। जबकि आपको मालूम होगा हरियाणा देश में सबसे बड़ा बेरोजगारी का अड्डा था, 37.2% था सीएमआई की रिपोर्ट के हिसाब से। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज, सीएमआई इंडियन इकोनॉमिक, ये सीएमआई की रिपोर्ट आई थी और ये 10 महीने पहले तक लगातार आती रही कि हरियाणा में भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और वो भी 37.2%। लेकिन अचानक सरकार की रिपोर्ट आती है और साथ जरा देखिए ये रिपोर्ट कितना चीख के कहा जा रहा है। सरकारी आंकड़े अब कहते हैं देश में सब सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में घटी। वाह साहब, ये चुनाव के आते हैं बेरोजगारी सरकारी आंकड़ों में घट जाती है, तो उन्होंने घटा दी है। अब आपको हम इसकी हकीकत बताएंगे कि ये बेरोजगारी के आंकड़े कितना बड़ा फ्रॉड है भारत सरकार का। जब चाहे घटा दे, जब चाहे बढ़ा दे, ये उसके ऊपर है, मर्जी है। और ये मोदी सरकार में इतना जबरदस्त परिभाषा बदली गई है कि इसको अगर आप देखेंगे तो कई बार हंसी आएगी, आप सर पीटने लगेंगे कि जिसे हम बेरोजगारी समझ रहे थे सरकार के यहाँ, तो वो तो बल्ले बल्ले। तो ये आपको देखने की चीज है। बेरोजगारी दर होता क्या है पहले तो ये बताएं। हरियाणा का आपने सुन लिया। और जहां-जहां चुनाव नहीं है और जो गैर भाजपा शासित राज्य है, वहां पे तो साहब त्राही-त्राही मची हुई है। केरल बहुत बुरी हालत में है। ये रिपोर्ट कह रही है। ये 2 दिन से चीख-चीख के कह रही है। जरा देखिए, ये आज की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, ये कल की रिपोर्ट है। जरा ये देखिए। ये इसमें कहा जा रहा है पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे, साल भर में बेरोजगारी दर न घटी न बढ़ी, लेकिन 6 साल में आधी रह गई है। आप जरा सोचिए, 6 साल में बेरोजगारी घट गई, जबकि अभी आम चुनाव हुए थे तो जनता ने इसी पे नाराज होकर वोट दिया था, मोदी को कम वोट मिले। लेकिन बताया ये जा रहा है जैसे हरियाणा चुनाव आए तो ये सिलसिला शुरू हो गया और रिपोर्ट आने लगी और अब बताया गया कि सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में, जबकि 10 महीने पहले सीएमआई, और ये एक इंडिपेंडेंट संस्था है जिसके ऊपर छापे वगैरह भी डलवाते हैं। इस तरह की संस्थाओं पे अक्सर आप देखते हैं कि छापे पड़ते हैं ताकि रिपोर्ट न जाने पाए। और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ये 2017 में शुरू किया गया था और इसके पहले जो रिपोर्ट आई थी वो बेरोजगारी को लेकर इस सरकार ने उसको दबा दिया। अब ये हरियाणा चुनाव के मद्देनजर ये कह रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं बेरोजगारी दर होता क्या है, ताकि आप हमेशा के लिए समझ जाए ये कितना बड़ा फ्रॉड है। आंकड़ों का फर्जीफिकेशन कितना जबरदस्त किया जाता है। दरअसल होता यह है कि पूरे देश में 15 साल से 64 साल के लोगों को माना जाता है कि ये कार्य करने में सक्षम है। लेकिन मान लीजिए कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है या इतने गरीब हैं कि आपको जाने का भी पैसा नहीं है, तो आप घर ही गांव में रह के अपना रोजी रोटी कमाएंगे। हकीकत ये है कि भारत सरकार ने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, ये होता है कि इस आयु वर्ग के कितने लोग या तो काम में लग चुके हैं या काम की इच्छा रखते हैं। अब यहीं पे पेच है, इच्छा रखते हैं वाले में असली पेच है। काम की इच्छा रखते हैं, होता ये है कि काम के लिए हम 2 साल 4 साल वहां से गांव से टिकट करा के आते हैं, यहाँ लेबर मार्केट में खड़े हो जाते हैं, लेकिन इल्ले कोई काम नहीं मिलता, बल्कि टिकट का भाड़ा भी कर्जा लेना पड़ता है लौटने के लिए, खाना पीना अपना खाते हैं, रहना होता है, तो वो लौट जाता है। तो एक बड़ा वर्ग कोरोना के बाद जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज, एमएसएमई सेक्टर था, कंस्ट्रक्शन, ये 2 ही इंडस्ट्री थी जिसमें ये मजदूर आते, इनको कोई काम नहीं मिला।
तो अब वो लौट के गांव में चले गए। जैसे ही गांव में गए तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, ये जो संख्या थी काम चाहने वालों की, ये कम हो गई। तो उसमें जब देखा गया कि कितने लोग बेरोजगार हैं, तो जब कम संख्या हो गई तो बेरोजगारी की कम होंगे बेरोजगार। जब वो सब लौट के गांव चले जाएंगे और काम की इच्छा नहीं रखेंगे तो बेरोजगार कहां से होगा? तो न बजेगी न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ये वाला सरकार ने मान लिया। नतीजा ये हुआ कि वो बेचारे गांव में जाके बोझ बन गए अपने परिवारों पे बोझ बन गए। और यहाँ सरकारी आंकड़े में आया बेरोजगारी तो बिल्कुल बल्ले बल्ले 3.2 पे आ गया। जबरदस्त घटा, 6.7 से घट के 3.2। जैसे लगा बहुत उद्योग लग गए, हर जगह साबुन की फैक्ट्री, तेल की फैक्ट्री, सब कुछ हो गया, बल्ले बल्ले है, इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लिया गया और कहा गया कि साहब बेरोजगारी घट गई। और जब जब चुनाव आए तो ये बात बताई गई। लेकिन होगा हुआ यथार्थ तो अलग होता है ना। होगा हुआ यथार्थ जब देखा गया तो पता लगा हमारे घर में बेटे पड़े हुए हैं, 3-3, 4, और किसी को नौकरी नहीं। उम्र 35 साल हो गई, 25 साल से ऊपर हो गई, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। तो नाराजगी असली तो थी, इसीलिए मोदी को वोट नहीं मिले। अब मोदी ने इसका तोड़ निकाला है। तोड़ क्या निकाला है? ये लोग जो युवा गांव गए, तो मोदी ने देखा कि अब तो ये गांव में है, यहाँ पे हमने बेरोजगारी दर तो ठीक कर ही दिया। अब गांव में गए हैं तो और क्या करें हम? जब वो लड़के गांव गए तो नेचुरली माँ बाप गरीब था। तो जब 2 दिन, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना उस युवा को झेला, उसको खाना दिया, रहने की जगह थी, जो अपना बेटा था, करे क्या? फिर एक दिन माँ बाप ने कहा कि बेटा कुछ काम करो, पापा के साथ खेत में चले जाओ, गांव की दुकान है उसमें बैठना शुरू करो, या गाय भैंस है, एक भैंस और खरीदते हैं, उसमें कुछ हेल्प करो। तो ये अवैतनिक कामगार हो गए, नौकरी लग गई। मतलब इसको सरकारी आंकड़े में लिखा गया अनपेड फैमिली वर्क। जरा सोचिएगा, अवैतनिक पारिवारिक कार्य। और सरकार के आंकड़े में आ गया कि साहब ये तो आ गया, काम मिल गया, काम मिल गया। जबकि वो बेचारा रोज माँ बाप के ताने सहता था, और भैंस को चारा देता था, दूध दूहता था, खेत में जाता था, और बगल के किसी चौधरी के यहाँ, किसी सेठ के यहाँ दुकान में काम करने लगा। कितना पैसा मिलता है? सरकार ने उसको मान लिया। तो स्वरोजगार भारत में जबरदस्त बढ़ा। आप जरा गौर कीजिएगा, यूपी सबसे बड़ी आबादी है, और आज के अखबार में लिखा गया है कि सबसे ज्यादा स्वरोजगार यूपी में बढ़ा। जबकि यूपी में एक भी इंडस्ट्री नहीं है, यूपी में कोई इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर नहीं है। इंडस्ट्री महाराष्ट्र में आती है, इंडस्ट्री तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, एमएसएमई सेक्टर तमिलनाडु का सबसे ज्यादा है। वहां पे हमारे बिहार के मजदूर जाते हैं बेचारे नौकरी के लिए, वहां पे मजदूरी करते हैं, और लाल जूता खाते हुए भी बुरी हालत में रह के भी काम कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा वहां का किस्सा आया था कि किस तरह प्रताड़ना हुई थी। तो वहां पे ये मजदूर जाते हैं, लेकिन यूपी में अब वो लड़के करें क्या? यूपी बिहार, ये जो नॉर्थ इंडिया के लड़के हैं, ये गांव में गए तो गांव में जमीन नहीं है, जमीन भी है तो उसके उपादेय नहीं है, और जमीन के जो प्रोड्यूस गेहूं चावल है उसके दाम सरकार ने घटा दिए ताकि महंगाई ना बढ़े। तो हो ये रहा है कि वो बेचारे रोजी रोटी के लिए रोज माँ बाप के ताने सहते हैं, इसी घर में रहते हैं। तो उसको कहा गया स्वरोजगार करता है, अनपेड फैमिली लेबर, फैमिली वर्क। और ये कह के उसको रोजगार मान लिया गया। मोदी जी ने ये जादूगरी की। एक जादूगरी तो बेरोजगारी दर को घटाने में की थी, ऊपर परिभाषा बदल के, और दूसरी ये कर। अब यहाँ पे देखिए, हरियाणा में कहा गया कि सबसे ज्यादा दर घटी है बेरोजगारी की। जरा पूछिए, क्या हरियाणा में खेती बहुत सक्षम हो गई है अचानक पिछले 10 महीनों में? क्या वहां पे किसान की बल्ले बल्ले हो रही, वो खेती में खूब कमा रहा, उसका युवा बिल्कुल दिन रात लगा है? या वहां पे इंडस्ट्रियां नहीं आ गई हैं? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। इन 10 महीनों में 37.2% बेरोजगारी रेट था। आज सरकार बता रही है कि साहब ये तो घट के बहुत नीचे आ गया है, 5% से भी कम हो गया है। तो सिर्फ ये इसलिए है
कि वो लड़के जो कोरोना के बाद आए थे उनको काम मिला नहीं, एमएसएमई सेक्टर काम नहीं कर रहा, जो तेल साबुन की जो फैक्ट्रियां होती है जिसको एमएसएमई सेक्टर कहते हैं, वो बैठ गई हैं, लिहाजा वो लड़के वापस गांव चले गए। तो मोदी जी ने उसका तोड़ निकाला कि एक परिभाषा और दे दो, और इस परिभाषा के तहत एमएसएमई सेक्टर करने लगा। आप जरा सोच, बिहार में सबसे ज्यादा, देश में सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूर, आखिर क्यों? क्योंकि वहां पे रेगुलर नौकरी है ही नहीं, स्वरोजगार आप कर नहीं सकते क्योंकि उसके लिए पैसे चाहिए, पैसे बिहार सरकार में मिलते नहीं। तो वो यूपी में क्या है, स्वरोजगार, जिसमें कि वो अपना खोमचा लगा रहा है, घर का ही कोई गाय भैंस पे लगा हुआ है। यूपी में हाईएस्ट किस चीज में? स्वरोजगार में, रोजगार में नहीं। ये स्वरोजगार वाली मोदी जी के डेफिनेशन में है, जबकि सबसे बड़ी आबादी है और इसमें 72.6% लोग अगर स्वरोजगार में लगे हुए हैं, तो सोचिए असली वास्तविक स्थिति क्या है। क्या स्वरोजगार कोई बड़ी इच्छा से करता है? इसी सरकार के रिपोर्ट, इसी में लिखा हुआ है, जो लोग नियमित नौकरियों में हैं, नियमित नौकरियों का मतलब हुआ कि जो किसी फैक्ट्री में है या किसी दुकान में है जहां बंधी पगार मिलती है, दिहाड़ी मजदूर नहीं है, तो उनकी जो तनख्वाह है वो 1.5 गुनी होती है स्वरोजगार वाले की तनख्वाह से। माने जो चाय जो मोदी जी का चाय बेचता है, पकौड़ी तलता है, उसके मुकाबले नियमित जो नौकरी करता है वो 1.5 गुनी तनख्वाह है। तो आप सोचिए कौन रोज स्वरोजगार में जाएगा? ये स्वरोजगार को जो झुंझुना मोदी जी ने पकड़ाया था कि पकौड़ियां तला करो, तो ये पकौड़ी तलने में उसको जानते हैं कितना मिलता है? 350 रुपया रोज, जबकि दिहाड़ी मजदूरी करे तो 440 रुपया मिलता है। 11-12 हजार उसको मिल रहा है, 400 से भी कम मिल रहा है जो स्वरोजगार में है, मतलब पकौड़ी मोदी जी की तल रहा है या घर में बैठा कुछ काम कर रहा है। जबकि रेगुलर नौकरी में जो है, नौकरी का मतलब कि जिसको कि महीने में तनख्वाह मिलती है, असुरक्षित है लेकिन तनख्वाह मिलती है, वो उसका औसत जो है करीब 1.5 गुना ज्यादा है, 18 हजार से 20 हजार वो पाता है। तो कौन चाहेगा कि स्वरोजगार में जाए या दिहाड़ी मजदूर बने और 3 दिन काम हो, 2 दिन बेकार बैठे? तो मोदी जी ने इसका खूबसूरत तोड़ निकाला है कि आंकड़ों में सब हरा हरा दिखाई देगा। नतीजा ये हो रहा है कि सरकारी आंकड़ों में सब कुछ बढ़िया हो गया है। और यहाँ पे देखें आप, बिहार में दिहाड़ी मजदूर जाता है, और गौर कीजिएगा, गोवा जो इस देश का जो सबसे ज्यादा आय प्रति व्यक्ति होती है, उसमें गोवा अव्वल नंबर पे है। गोवा सबसे आगे है। 2-3 राज्य जो सबसे ऊपर है उसमें गोवा है। वहां पे बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। केरल जो सबसे शिक्षित है, जो जहां मानव विकास सूचकांक में जो शीर्ष पे है और अमेरिका के कई राज्यों से उसकी तुलना की जाती है, इतना विकसित है, वहां पे बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। जानते हैं इसका कारण क्या है? वहां पे युवा चूंकि पढ़ा लिखा है, तो वो काम मांगने आता है कि हाँ भाई, एनरोलमेंट कराया है, काम मिलेगा। गोवा में भी यही स्थिति है, जबकि प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। आप जरा देखिए, बिहार की ये स्थिति नहीं है। बिहार जो कि सबसे गरीब राज्य है, वहां पे मजदूर सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूर, और वहां पे मजदूर काम नहीं चाहता क्योंकि वो अब मान गया है कि उसको काम नहीं मिलेगा, तो वो घर पे बैठ गया है। लेकिन गोवा और केरल का चूंकि काम मांग रहा है, तो उसमें जिन लोगों को काम नहीं मिला है, जाहिर है ज्यादा उनकी प्रतिशत होगा, तो ज्यादा बेरोजगारी होगी। जो हमने अभी आपको बताया, शुरू में ही बताया कि जब काम चाहेगा ही नहीं, तो उसमें ना, जिसमें बेरोजगार की प्रतिशत कम हो जाएगा, तो सरकार ताली बजाएगी कि देखो बेरोजगारी कम हो गई है, क्योंकि काम मांगने वाले ही कम हो जाएंगे, पास पास बांसुरी का रिश्ता हो जाएगा। तो इसलिए केरल हाईएस्ट इसलिए है कि वहां के युवा पढ़े लिखे हैं, काम मांगते हैं। गोवा के भी यही स्थिति। लेकिन
बिहार वाला यूपी वाला काम नहीं मांगता, सर झुका के दिहाड़ी मजदूर बन जाता है, या यूपी में अपना बताता है कि वो कुछ काम कर रहा है, पकौड़ी तल रहा है मोदी जी की, या गाय भैंस किसके ट्रक में गाय जा रही है ये तलाशने लगा है। वो गौ रक्षक बन गया है, एक बड़ी जमात खड़ी कर दी गई है, और जहां का चीफ मिनिस्टर 3 हफ्ते में 2 बार कह चुका है कि पटोगे तो कटोगे। किसके लिए कहा है? ना वो बट रहे हैं, न कट रहे हैं, लेकिन सिर्फ रोजी आप दे दीजिए, न कहीं पटेंगे ना खटेंगे, लेकिन रोजगार तो दे दीजिए योगी जी। तो यहाँ पे असली स्थिति ये है, ये पूरे फर्जी आंकड़े देख के इनका कोई मतलब नहीं है कि हरियाणा में बेरोजगारी अचानक चुनाव चल रहे हैं तो बेरोजगारी जम्मू कश्मीर को ही बताया गया कि बहुत अच्छी हालत, और यूं कहिए तो देश में भी बहुत अच्छी हालत है, क्योंकि मोदी जी को मालूम है कि पिछले आम चुनाव में जो झटका लगा था उसमें बेरोजगारी का एक बड़ा रोल रहा है। तो अब मोदी जी ये कह रहे हैं, अब जरा दूसरा गौर करिएगा। लिखा है 6 साल में बेरोजगारी दर देखें तो राजस्थान छत्तीसगढ़ में सबसे कम गिरावट आई है, दिल्ली में सबसे ज्यादा कमी आई। छत्तीसगढ़ में ये एक और आंकड़ा देखिए, गोवा के बारे में ये कहा जा रहा है कि बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, जबकि गोवा का पर कैपिटा इनकम जो नेशनल एवरेज है उससे करीब 5 गुना 4 गुना ज्यादा, और बिहार के मुकाबले वो करीब 20-21 गुना ज्यादा है। बिहार का जो एवरेज है वो 45,000 रुपए से कम है, जबकि इसका 4.5 10 गुना ज्यादा है, लेकिन वहां पे बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। वजह क्या है? क्योंकि वो जॉब मांग रहे हैं और उनको जॉब मिला नहीं, तो ये आंकड़ा आ जाता है। चूंकि वो मांगते हैं, बिहार वाला मांग ही नहीं रहा है, अब वो मान चुका है, तो इस पे एक गालिब का बड़ा अच्छा शेर है, रही न ताक पे गुफ्तार, गुफ्तार मतलब बातचीत की ताकत, रही न ताक पे गुफ्तार, और अगर हो भी तो किस उम्मीद से कहिए कि आरज़ू क्या है। अब तो वो बातचीत करने की ताकत भी नहीं रही, और मान लीजिए हो भी तो किस उम्मीद से कहें कि हमारी मंशा, हमारी आरज़ू क्या है, हम क्या चाहते हैं। क्योंकि सरकार से दसियों साल उसका बाप भी, जो यहाँ पे कोरोना काल में एड़ी रगड़-रगड़ के युवा गया, उसका बाप भी यही करता रहा है और यही स्थिति रही है। तो अब ये वो हालत आ गई है देश में कि अब युवा रोजगार भी नहीं मांगता, उसके लिए दबाव भी नहीं डालता, क्योंकि जानता है कि वो शहर में आके बैठेगा या गाँव में कहीं कोशिश करेगा, रोजगार मिलने नहीं जा रहे हैं। तो गालिब ने बड़ा अच्छा कहा था कि रही न ताकते गुफ्तार, अगर हो भी तो किस उम्मीद से कहिए कि आरज़ू क्या है। मैं समझता हूँ कि कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है हमारे युवाओं के साथ, और आप ताज्जुब करेंगे कि 15 से 29 साल की छलछलाती जवानी जिसमें वो लड़का काम ढूंढता है, उसमें बेरोजगारी का प्रतिशत आप जानते हैं कितना है? 10% से ज्यादा, सरकारी आंकड़े हैं, ये कल के आंकड़े हैं जो कल अखबारों में आए हैं। मतलब राष्ट्रीय औसत से 3 गुना से ज्यादा है उन युवाओं में। मतलब क्या है कि ये युवा जब नहीं जॉब पाते हैं तो फिर गांव जाते हैं, गांव में पकौड़ी तलते हैं मोदी जी की, और गाय बैल का मांस देखते हैं कि कहाँ पे कौन क्या कर रहा है, आज मुसलमान है तो उसके यहाँ हवाई बोल देते हैं। ये हमने भारत तैयार किया है, जिसको हम उभरता भारत, स्वर्णिम भारत, क्या क्या नाम देते हैं। खतरा बहुत बड़ा है, आप लोग इसको समझे, समझे कि किस तरह से एक स्मोक स्क्रीन खड़ा किया जा रहा है, एक धुएं का स्क्रीन खड़ा किया जा रहा है ताकि आप देख न सके उस पार। अगर ये गहराई से सोचेंगे तो आपको इस शासन को लेके एक अजीब सी स्थिति पैदा होगी, जिसमें आप नाराज भी होंगे, दुखी भी होंगे और निराश भी। फिलहाल इतना ही, किसी और मुद्दे पे आपसे फिर बात करेंगे, तब तक के लिए